हेलो फ्रेंड्स, हमारे देश के लिए लॉ बनाने का काम करती है हमारे देश की पार्लियामेंट, जो कि यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉज बनाती है। इसी तरह स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेचर जो भी लॉज बनाती है वो भी मध्य प्रदेश के लिए एप्लीकेबल होते हैं और यूनियन लॉज भी मध्य प्रदेश के लिए एप्लीकेबल होते हैं। बट सोच के देखिए कि एक बड़े स्टेट में, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में, कुछ ऐसे एरियाज़ भी होंगे जहाँ पर आदिवासी रहते होंगे और ये आदिवासी सोशली और इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ इन द कंट्री। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यूनियन लॉज और स्टेट लॉज इन एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये लॉज स्टेट के लिए एप्लीकेबल है तो लॉजिकली तो स्टेट के हर एक पार्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो बैकवर्ड हो या नहीं। बट अगर हम इन लॉज को इन एरियाज़ के लिए भी एप्लीकेबल करते हैं तो इन एरियाज़ में रहने वाले लोगों के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि जब ये एरियाज़ बाकी एरियाज़ की तरह डेवलप्ड ही नहीं है तो बाकी एरियाज़ की तरह इनको ट्रीट करना भी सही नहीं होगा। इसके अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन आदिवासीज़ के पास अपने लॉज और कस्टम्स होते हैं जिन्हें ये सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, और ये लोग किसी भी तरह के बड़े चेंजेस के लिए इतने ज़्यादा अडेप्टिव नहीं होते हैं। ऐसे में अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो कि बाकी एरियाज़ में फंक्शन करती है, अगर उन्हें इन एरियाज़ के लिए भी एक्सटेंड कर दिया जाए तो यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के लिए काफ़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि क्या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इन एरियाज़ के लिए एक्सटेंड किया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो इन प्रश्नों के उत्तर तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही मिल पाएंगे, बट ये भूमिका बनानी ज़रूरी थी ताकि आप लोग ये समझ सकें कि इन एरियाज़ को एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन एरियाज़ को अलग से आइडेंटिफाई किया जाता है और इन एरियाज़ की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशल एफ़र्ट की ज़रूरत है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। और ये स्पेशल एफ़र्ट्स करने की जिम्मेदारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। तो ये तो बात हो गई उन एरियाज़ की जो कि बैकवर्ड हैं या जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। बट ये ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह के एरियाज़ सिर्फ मध्य प्रदेश में ही क्यों, पूरे देश में होंगे। इनफैक्ट जो बैकवर्ड एरियाज़ मेघालय, आसाम या त्रिपुरा में एग्जिस्ट करते हैं, इनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि ये बैकवर्ड एरियाज़ बाकी के बैकवर्ड एरियाज़ से भी ज़्यादा बैकवर्ड हैं, और इसीलिए इन एरियाज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राइबल एरियाज़ कहा है। और इन 4 स्टेट्स के अलावा बाकी के स्टेट्स में जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड एरियाज़ कहा गया है। ये शेड्यूल्ड एरियाज़ हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में देखने को मिलते हैं। इस 5th शेड्यूल में आज की डेट में टोटल 10 स्टेट्स हैं जहाँ पर इन शेड्यूल्ड एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। ये 10 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। और ट्राइबल एरियाज़ की जानकारी हमें मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल से। तो 5th शेड्यूल के शेड्यूल्ड एरियाज़ हों या फिर 6th शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज़ हों, इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 से मिलती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 में हमें देखने को मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, जो वीडियो अभी आपने देखी है बुक्सटावा ऐप के ऊपर अवेलेबल इंडियन पॉलिटी कोर्स की वन ऑफ द 314 वीडियोज़ में से एक वीडियो है। इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर हम लोगों ने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी सिलेबस को 314 वीडियोस में डिटेल्ड एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू कवर किया है। इस कोर्स के अंदर आप हर एक वीडियो को अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं, और ये कोर्स सिर्फ 1200 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है, और 1500 रुपीज़ में 2 ईयर वैलिडिटी के लिए ये कोर्स आप बुक्सटावा ऐप से ले सकते हैं। सो डाउनलोड द बुक्सटावा ऐप नाउ। थैंक यू।